नमस्ते। मेरे पास नमस्कार। साथ फिर एक बार सतीश झा साहब हैं। सतीश झा साहब को मैं थोड़ा, क्योंकि अमेरिका से संबंध जो हैं वो नए फिर से बनने की बात है, नए तो नहीं है, पुराने संबंध हैं, तो उसको और समझने के लिए मैं इनको तकलीफ देता हूं। सतीश भाई, अभी एक दो तीन चीजें हुई हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अंतोगत्वा 12 और 13 तारीख को अमेरिका हैं। अ, वो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई वो ट्रंप साहब से मिलेंगे। लेकिन जिस जो वो मिलने जा रहे हैं उस पे दो तीन चीजें ये हैं कि ट्रंप साहब ने पहले ही बता दिया है कि भारत को क्या क्या जरूरत है ये हम बताएंगे और आप हमसे ये खरीदिएगा। नंबर एक। नंबर दो, उनके जाने से पहले हमने काफी करीब 30 चीजों में अपनी ड्यूटी घटाई है कि भाई जैसे जाते हैं तो उनको अच्छा लगे कि साहब देखिए मैंने आपके लिए ये काम कर दिया। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो उन्होंने 104 लोगों को डिपोर्ट किया, वो जिस ढंग से किया अनप्रेसिडेंट था, मतलब हथकड़ी बेड़ी लगा के किया। फिर उन्होंने एक सेना के जहाज से भेजा जो अनप्रेसिडेंट फिर से था, सेना के जहाज से नहीं भेजा जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि उसको पार्लियामेंट में हमने उसको जस्टिफाई किया कि ये देखिए ये कोई नई चीज नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा ही होना चाहिए, इसमें बहुत अच्छी बात है। मैं जो एक चीज पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं कि चाइना के समय भी जब गलवान में उनके लोग आए थे तो हमने पोजीशन ये ली थी कि वहां ना कोई घुसा है ना घुसा था। और वो हमारे लिए एक वीकनेस वाली बात हो गई थी, क्योंकि भाई जब भी आप बात करने जाते थे तो उनके लोग कहते थे आपका तो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, तो आप किस बात की बात कर रहे हैं, कौन सी जमीन की बात। और वहां पे हमने वी हैव लॉस्ट। सेम वे जरा आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, जब मोदी जी वहां जा रहे हैं, जो भी ये बात करने जा रहे हैं, तो इज ही गोइंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ और ही इज गोइंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ वीकनेस। सतीश जी, इससे शुरू करते हैं। जी, ट्रंप को राष्ट्रपति बने आज की तारीख में कितने दिन हो गए हैं? 20 बीस दिन हो तारीख गए। को 20, हाँ जी। आज 20 दिन हो गए। ठीक। अभी तक भारत का नंबर नहीं आया। भारत का नंबर आ रहा है कितने दिन में? अब 12-13 को आ रहा है। यानी कि उस तक तब तक मान लीजिए 23-24 दिन हो चुके होंगे। तो भारत को अपनी समझ में, प्राथमिकताओं में उसकी जो जगह है वो इसी तय हो जाती है कि कब उनको बुलाया जा रहा है। उसको बुलाने में उन्होंने जितनी मेहनत की है, उससे लगता है कि प्राथमिकता उनकी और भी कम थी। उसे बहुत ज्यादा कोशिश करके थोड़ा ऊपर किया गया है। अमेरिका की प्राथमिकता क्या है? पुतिन, चाइना सी, नेतन्याहू, गाजा। बाकी लोगों को उसके लिए कोई मतलब नहीं है। उसका रिश्ता चूंकि पड़ोसी देशों में ट्रूडो से या कनाडा से और मेक्सिको से है, तो पहली जो उसकी जो पहला वार हुआ वो दोनों पड़ोसी देशों पर हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा उसका व्यापार उनके साथ है। और भारत उसके व्यापार में बहुत छोटा उसका हिस्सा है। जो 30-40-50 बिलियन डॉलर का जो गैप है, उसको भी वो बांटना चाहेंगे कि वो सब देशों के साथ चाहते हैं अमेरिका का सरप्लस हो, डेफिसिट ना हो ट्रेड में। ये उनकी एक प्रायोरिटी है। हर देश के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रायोरिटी उनकी तय हो जाए कि वो किसी भी देश का डेफिसिट नहीं चाहते, क्योंकि आज जो अमेरिका का जो बहुत बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज के जो प्रेशर पड़ता है, जिसके लिए उनको बॉन्ड्स लेने पड़ते हैं, जिसके उनको चाइनीज ट्रेजरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, $2 ट्रिलियन की हो चुकी है। उसमें इसकी बड़ी भूमिका है कि ट्रेड डेफिसिट क्या है। आप देख रहे हैं कि ट्रंप बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने सॉवरेन फंड की घोषणा कर दी है। वो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कदम है। पहली बार जैसे कि नॉर्वे में सॉवरेन फंड करीब $2 ट्रिलियन का वहां भी है। जब मैं गया था 2013 में, 1 ट्रिलियन का, अब 2 क्या हो गया है। उस तरह भी चाहते सॉवरेन फंड की स्थापना करना। उनको अपना डेफिसिट कम करके दिखाना है, सरकार का खर्चा कम करना है। तो डोज उनका बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। आप जान रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट इलॉन मस्क हो गया है कि कोर्ट को उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ा। लेकिन अभी एक यूएसएआईडी के कहने पे उन्होंने एक बालक को निकाल दिया था। उसको आप वापस बुला रहे हैं। ट्रंप साहब ने कहा कि अगर हमारे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं और मस्क कहते हैं, वापस ले लेंगे उसको। तो उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो बेसिकली आर्थिक ज्यादा है, इमिग्रेशन से जुड़ी हुई है। उनमें हमारी जगह कोई बनती नहीं है। हमारी जगह बहुत छोटी सी है। हमें मानना पड़ेगा कि हमारा देश जो है 2 से 3% दुनिया की आमदनी के हिसाब से है, उतना ही ट्रेड के हिसाब से भी है। और जो अमेरिका हमारी जगह है, हमारे लिए नंबर 2 जरूर है वो,
लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हमारा उनके साथ सरप्लस है वो उसको खत्म करना चाहते हैं। अब मोदी जी की प्रायोरिटीज क्या है? पहला काम है अडानी, उसका काम कैसे देखना है। दूसरा काम है कि हमको देखा जाए कि हम उनके साथ दिखे हैं। तीसरा काम उनका है कि जो भी कुछ नई चीजें जो हैं उनके साथ हो सकती हैं, इसलिए कि भारत के लोग वहां जा सकें, क्योंकि देखिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वीसा की स्थिति और सुधरे। बहुत जरूरी है कि हमारे देखिए सबसे बड़ा काम जो हो रहा है आज के 5 मिलियन जो भारत के लोग हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुड़े हुए हैं, वो करीब $250 बिलियन जो भारत को आमदनी देते हैं, वो एक एडिशनल आमदनी है जिसकी वजह से भारत की स्थिति थोड़ा अच्छी हो गई है। तो उसको काम ठीक कर रखने के लिए वहां पे सारा अंकुश लग रहा है इमिग्रेशन पे, वीसा वगैरह पे। बात उसके ऊपर करनी पड़ेगी इनको, इमिग्रेशन, वीसा, लीगल और जो भी ऐसे चैनल है जिसमें कि हम जुड़ सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो तीसरी चीज हो गई। और उसके अलावा जो है ट्रम्प का एजेंडा आएगा, वो कुछ कहेंगे ये करो तो हम ये करेंगे, वो जो आपसी बातचीत होती है। तो अभी हमारी हमारी जगह वहां ऊंची नहीं है। हमारी जरूरतें उनसे मांगने की बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कुछ चीजें उनसे पाना, तो हम पाने के लिए जा रहे हैं, वो हमसे कुछ नहीं चाह रहे हैं। उनकी प्राथमिकताओं में हम वो जो नंबर एक चीन, रूस, नेतन्याहू, गाजा, कनाडा, मेक्सिको, ये उनकी प्राथमिकताएं हैं। गाजा बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, और ये ट्रंप ने जो उसमें पहल की है वो एक अनोखी पहल है। कोई आमतौर पे ऐसा राष्ट्रपति कोई दूसरा नहीं करता, या तो ब्रिटिश कर सकते थे या ये करेंगे। अब एक चिट्ठी लिखी है सऊदी अरेबिया के जो किंग फजल के एक बेटे ने, जो कि राजा नहीं है लेकिन उनका स्तर जो है नंबर 2 पे आता है। वो ना एमबीएस की तरह है, ना किंग फजल की तरह है। उनके बाद उनका नंबर आता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखी है कि ये लोग जो है गाजा में, ये कौन है? इनको आपने हटाया था वहां से। इनका घर कहाँ है? हाइफा में है, वो इजराइल में है। इनको अगर कहीं ले जाना तो इजराइल ले जाइए। उससे बहुत अच्छा एक पत्र लिखा है, उससे एक नया सवाल खड़ा होगा। तो ये सब उनकी प्राथमिकताएं हैं। हम अपने आप को उनकी प्राथमिकताओं के बीच में डालना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो नेगोशिएशन पावर अपने आप ही कम हो जाती है। हमारा करना ये चाहिए था कि हम उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएं, वो अब नहीं कर पाए। क्योंकि जब हम चाहते हैं कुछ उनसे मांगना, तो हम इंपॉर्टेंट नहीं बन पाते। अगर हमारे पास मांगने कुछ नहीं होता तो शायद इंपॉर्टेंट बन सकते थे, लेकिन हम उनसे मांगने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। तो वो जो 12-13 में जो होगा, अब जैसे मैंने पहले भी कहा है, जो जो आदमी ज्यादा ईगर होता है उसको हम उसको ज्यादा वजन देते नहीं है। तो जो ईगरनेस हमारे, जो उत्सुकता, या मान लीजिए जो दिखा रहे हैं कि हमें बहुत जरूरत है आपकी है, उससे हमारा वजन कम हो रहा है, ये मैं कहूंगा। जी तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए जब भी दो देश के लोग मिलते हैं समिट के स्तर पे, स्टेट के हेड के स्तर पे, कुछ ना कुछ बातें तो होती हैं। लेकिन अक्सर ये हुआ है हमारे प्रधानमंत्री के जमाने में कि एक आध चीजें साइन हो जाती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही होने वाला है कि कुछ चीजें जो है जिनका कोई इमीडिएट अर्थ नहीं है, लेकिन वो दिखाना पड़ता है मैं तो कुछ साइन किया था, तो ऐसी कुछ बातें हो जाएंगी। लेकिन उसके अलावा जो ट्रंप ने मांगा है उसको सब कुछ देना पड़ेगा हमें, क्योंकि जी ट्रंप आज वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है किससे, वो एकदम जी बुली है। वो जी एक जैसे होता है कि गली का दादा, उसकी तरह जी काम करेगा वो। तो वो जो कहेगा हमें करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे तो हम शुरुआत बात की नहीं कर सकते। ये आज जी की तारीख में जो सिनारियो ऐसा है। जी। लेकिन मैं जरा सतीश साहब एक चीज समझना चाहूंगा। राहुल गांधी ने एक कभी 4-5 दिन पहले एक पार्लियामेंट में एक स्पीच दी, और जी स्पीच में उन्होंने, मैं उसको अच्छी स्पीच इसलिए मानता हूं, उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी एक सरकार होती तो हमारी प्राथमिकता है और हमारे इस तरह से हम उसको पेश करते। और जी उसमें उन्होंने कंजम्पशन पे किस तरह से अमेरिका का कंट्रोल है, प्रोडक्शन पे किस तरह से चाइना का कंट्रोल है, इस सबको बताया। और फिर उन्होंने एक चीज ये भी कही, मैं इस रेफरेंस से इसको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी पोजीशन अगर हम ऐसी बना लेते तो आज आज अमेरिका के लिए हम मजबूरी है,
उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसको हमारे साथ करना मजबूरी है, क्योंकि उसको अगर चाइना और रशिया को रोकना है तो हमारे सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं है ना। ये जैसा आपने कहा, ये केवल अपने हिसाब से पोजिशनिंग की बात थी, लेकिन जिसने हम आतुर हो गए देखने के लिए कि कैसे हम किसी भी तरह से उनको मिलना है, फिर हम जिस तरह से उन्होंने यहां भेजा और हमने बिना चुपचाप स्वीकार कर लिया। मुझे एक चीज लगती है कि ऐसी क्या चीज है भाई, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड तो हमारे पक्ष में है, कोई ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई दिक्कत हो रही हो। वाई वी वर सो कीन, और उसमें जो मन में शक आता है वो आता है, मैं दो चीजों के नाम ले रहा हूं। एक अडानी जी की जो समस्या वहां पे है, जो उनके नाम से वारंट निकला हुआ है, और दूसरा डोभाल साहब का। और जानबूझ के वो जो पन्नू वाला मामला है, जहां पे हम जो खालिस्तानी है और जिसको जिसको हम यहाँ पे बहुत ही वांटेड की लिस्ट में डाल रहे हैं, उसको स्वेरिंग इन में बुला के एक प्रोमिनेंट जगह देना। तो मैं इस पक्ष में, क्या ये एक कारण था जिसकी वजह से ये इतना बेचैन होकर उसको जाने के लिए बेचैन हो गए थे? विच इज नॉट देयर इन पब्लिक डोमेन में, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक हिडन एजेंडा है क्या? आपने देखा आज ट्रंप ने बाइडेन का जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है रिवोक कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो ट्रंप अब जिस स्थिति में है उसमें भारत की कोई जगह नहीं है, और खास के वो कुछ नाराज है भारत से। वो नाराजगी की वजह क्या है? जो शायद मोदी जी की जो पिछली यात्रा थी अमेरिका की, उसमें कुछ बातें हुई हैं, या कुछ ऐसी खटपट हुई है जिससे कि ट्रंप नाराज है। उसे नाराजगी की सारी बातें दिखा दी इनको न बुलाया, न इनसे कोई बात की, न कोई पहल की, लेकिन वो जानता है कि बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा देश है और हिंदुस्तान के लोग जो अमेरिका में हैं वो उस पर दबाव डालते हैं। बात इसलिए होगी कि वो एक फॉर्मेलिटी है, मजबूरी है, हमें करनी पड़ेगी, लेकिन प्राथमिकता नहीं बन पाएगी। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया है हमारी सरकार ने कि ट्रंप उससे खुश नहीं है, और ट्रंप चाहता है कुछ दिखाए, हर मौके पर उस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपसे खुश नहीं हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि उनके पास जाना पड़ रहा है। आपने अडानी और डोभाल की तो बात बहुत जरूरी है, और पन्नू को उसके लाना, पन्नू को इतना इंपॉर्टेंट आदमी तो है नहीं। तो जितनी भी चीजें हो सकती थी बताने के लिए भारत को, उनको जगह, उनको दिखाने के लिए उनकी जगह, वो सब उन्होंने कर रखी है। फिर हम इतने आतुर क्यों हैं? क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए, पर्टिकुलरली अडानी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अडानी डोभाल भी साथ में, लेकिन अडानी जो है सबसे इंपॉर्टेंट, डोभाल तो बाद में आते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और उसके साथ साथ ये दिखाना जो चाहते थे कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं, कि वो तस्वीर उनको चाहिए यहाँ पे देश में, कि उनके साथ खड़े हो सकते हैं। तो वो तस्वीर, जो नई तस्वीर चाहिए, और उनको बुलाया नहीं गया, उसको कैसे ठीक करें। सो ये परेशानी उनकी है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी है, और अपने सबसे बड़े चहेते, या मान लीजिए मालिक कह लीजिए या दोस्त कह लीजिए, जो भी है जिसके लिए उनकी सरकार चलती है, उसके लिए ये दो चीजें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी चीजें जो है वो जैसे कि मान लीजिए आपको आपके भोजन में कई चीजें डाल दी जाती हैं, वैसे ही, लेकिन जो मुख्य भोजन जो है वो ये है। जी जी जी। मैं सतीश जी एक चीज और समझना चाहूंगा। वहां की जो एक बिशप थी, एक लेडी बिशप थी, जिन्होंने ट्रंप के सामने ही जो मोटे तौर पे जो बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि भाई अमेरिका की सोसाइटी में जिनको आप ये सब बोल रहे हैं कि ये हैं और किसी काम लायक नहीं है, उनका एक स्थान है और उनका भी एक जरूरत है। जैसे भारत की मैं बात करूं, यहाँ पे बांग्लादेश के बहुत से लोग आए हैं जो असमीज होके या बंगाली होके यहाँ काम करते हैं। यूपी बिहार में जितना कूड़ा उठाने का काम है वो करीब करीब 99% इन्हीं लोग कर रहे हैं। घरों से कूड़ा ले जाना, रैक पिकर्स, और इनकी अहमियत है। घर से कूड़ा कौन ले जाएगा, ये एक हालांकि हम लोग को पता नहीं लगता है क्योंकि वो बहुत ही कम पैसा लेते हैं, तो इसलिए उसका पता नहीं लगता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। एक दिन कूड़े वाला नहीं आता है तो तहलका मच जाता है, खास करके सोसाइटी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो ट्रंप कह रहे हैं ना हम सबको निकाल देंगे, वो सबको निकाल देंगे? आपने कल एक कार्यक्रम में बताया भी था कि थ्योरेटिकली वो इम्पॉसिबल है, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है, थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल। लेकिन अमेरिका के ओवरऑल रनिंग में एक स्थान इनका है, जैसे ब्लैक मनी का एक स्थान होता है, व्हाइट मनी के साथ एक ब्लैक मनी का होता है, तो इन लोगों का एक स्थान है। अब उनको ट्रंप कहां तक उनको धक्का देंगे या क्या करेंगे, क्योंकि भारत के बहुत से लोग इस समय थोड़ा अनिश्चय से स्थिति में हैं, थोड़ा एंक्शस हैं। मैं इस पे एक टिप्पणी लूंगा। देखिए, जब 2016 में जब ट्रंप ने अपना
प्रेसिडेंशियल जो नाम शुरू किया बिड, तब भी काफी रिपोर्ट्स बात पे आई कि उनकी जितनी संस्थाएं हैं उनमें सारा काम जो इलीगल इमिग्रेंट कर रहे थे। तो देखिए, इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका की अर्थव्यवस्था का इंटीग्रल हिस्सा है, उसको निकालना मुश्किल है, लेकिन उसके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं इसलिए कि इमिग्रेंट जो है उनका मानना है कि डेमोक्रेट्स इमिग्रेंट को ज्यादा लाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको वोट करेंगे। उनको भगाने से उनको फायदा ये होगा कि डेमोक्रेट को वोट कम हो जाएंगे। सारे मुद्दा इस बात पर है कि जो भी वहाँ के इमिग्रेंट आते हैं अमेरिका के दक्षिणी भाग से, वो ज्यादातर गरीब होते हैं और डेमोक्रेट को वोट करते हैं, तो उस वोट बैंक को हटाना चाहते हैं वो, और इसके लिए सारा काम हो रहा है। तो जो इलीगल है उनका ये मानना है कि इनको जो है इनसे वोट दिलाया जाता है, क्योंकि उनके अमेरिका में कई राज्यों में कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई वोट करने जाता है, उससे पूछते नहीं है, अगर उनका नाम वोटर लिस्ट पे है, उनका मेरा नाम ये है, उनसे ये भी नहीं मांगते अपना ड्राइवर्स लाइसेंस दिखाइए, क्योंकि वो शहर में होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी एक शहर में रह रहे हैं, उस शहर में 10,000 लोग, 10,000 घर है, 30,000 लोग हो गए, उसके लिए उन्होंने 5, 6, 7 बनाए वोट जो पोलिंग बूथ होते हैं, वहां सबकी लिस्ट होती है। उस लिस्ट में अगर आप कहेंगे जाके हमारा नाम ये है, आपसे वो मांगते नहीं आइडेंटिटी, कहीं कहीं है, ज्यादातर नहीं है। डेमोक्रेट्स नहीं मांगते हैं, रिपब्लिकन के यहाँ बड़ी मुश्किल करते हैं, वो चाहते हैं, इसलिए वो वहां पर उसको कहते हैं वोटर सप्रेशन होता है जहां भी रिपब्लिकन राज्य है। तो वो ये कह रहे हैं कि इनको निकालने का मतलब ये है कि डेमोक्रेट्स को जो उनका वोट बैंक है वो शायद कुछ थोड़ा सा कम हो जाएगा। सारी बात उस बात की है, उसमें भारतीय लोग उतना उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर एक पॉलिसी बनेगी तो सबको असर पड़ेगा। और भारतीयों को जो है करीब 8 लाख का जो इलीगल इसलिए है कि वहां जाके उन्होंने वहां से लौट के नहीं आए, उनके कागज पूरे हो चुके, उनकी मियाद पूरी हो चुकी है, उन्होंने अमेरिका छोड़ा नहीं है, इसलिए इलीगल है वो। इसलिए इलीगल नहीं कि वो किसी डिग्गी से चले गए थे, और डिंकी वाले कम है, लेकिन डिंकी वाले जो है उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली हैं, किस तरह से पता नहीं, कुछ तो ऐसे ही बेचारे मर जाते हैं। जो पहुंच जाते हैं उनमें से जो उनको निकालना आसान है, उनको ढूंढना भी आसान है, क्योंकि उनके लिए एक रैकेट बना हुआ है, जो लोग उनसे काफी पैसे यहाँ से लेते हैं और किस तरह से वहां पहुंचाते हैं। और वो रैकेट जो है पूरी यूरोप में चलता था, जो यूरोप के दक्षिणी भाग के जो देश हैं, कुछ जो ईरान, इराक, वहां से जाने वाले, और कुछ ईस्टर्न यूरोप से जब उनकी दोस्ती उतनी बढ़िया नहीं थी, वहां से आया करते थे। ये जो रैकेट चल रहा है ट्रैफिकिंग का, वो तो बहुत पुराना रैकेट है। तो अमेरिका में भारत से भी शुरू हो गया था, अब करीब 20 बरस से कुछ ज्यादा हो गया है। आप ये देखिए, हमारा जो भारत से इमिग्रेशन कुछ मुश्किल से 50 साल पुराना है। उसके पहले कुछ लोग जाते थे, इक्का दुक्का जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है 1970 के आसपास से कुछ बढ़ना शुरू हुआ है। और अब जो है हमारे इमिग्रेशन, अब देख लीजिए, भारत से 20 लाख बच्चे पढ़ने जाते हैं बाहर हर साल। ये 8-9 साल पहले ये बच्चे 2 लाख हुआ करते थे, अब 20 लाख हो गए हैं। उसके पहले 10 साल पहले करीब 30,000 होते थे, 40,000 होते थे। तो ये जो जैसे हमारे यहाँ समृद्धि बढ़ी है, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो ये बच्चे जो हैं अगर वहां रुक गए, उनका इम्तिहान देने के बाद उनके पास वीसा नहीं है, तो वो भी इलीगल हुए। उनकी मिला के संख्या 8 लाख की है। उसके ऊपर वो अलग से बात करेंगे। उसके ऊपर अगर बात करना चाहें तो अब आप कहते हैं हम कैसे देश हैं, हमारा सब कुछ जो है इस पर डिपेंड करता है कि हमें वीसा दिला दीजिए, तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो रहा है। तो अपने आप में वीसा के लिए मांग करना दूसरे देश से, ये लगता है कि हम बहुत कमजोर होंगे, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी फ्रेजिल है, इतनी कमजोर है कि बिना इसके हम काम नहीं कर सकते। आज सब मिला करके भारत की आमदनी का 1/3 जो है वो हमारे जो भारतीय बाहर जाते हैं उन पर डिपेंड करता है। अगर उसको आपने खत्म कर दिया तो क्या होगा। और अमेरिका से जो है उसका पर कैपिटा जो इस्तेमाल, जो पैसा आता है ज्यादा आता है, जो मिडल ईस्ट आता है पर कैपिटा कम आता है। लेकिन सब मिला के जो मान लीजिए करीब 20 यानी 2-1 करोड़ के आसपास जो लोग बाहर से पैसा भेजते हैं, वो करीब 1/3 बन जाता है हमारी व्यवस्था के लिए। क्योंकि अगर आप देखो ऊपर से, कुल 8% लोग हमारी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। 92% की जो आमदनी है वो करीब 40,000 रुपए वार्षिक से कम है। वो किस तरह जीते हैं, सर्वाइवल इकोनॉमी है। जो 8% है वो वाइब्रेंट इकोनॉमी है। उसमें जो है जो 1/3 हिस्सा जो आ रहा है इन लोगों से आ रहा है। उस बात को आप
बहुत बारीकी से देख लीजिए या मोटे तौर पे देखिए। मैं मोटे तौर पे देख रहा हूँ। बारीकी से देखने की बात वो उनके लिए है जो कि वो सिर्फ वही अध्ययन करते हैं, लेकिन मोटे तौर पे हमारी व्यवस्था ऐसी है। इसके लिए जो बात करना होगा वो कौन करेगा? तो मेरा ये मानना है कि वीसा अपने आप में इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा, लेकिन वो जो है चौथे नंबर पे आ रहा है। जो पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिखना वहाँ अडानी जी की बात है, और थोड़ी सी जो कुछ इस तरह की बात, कुछ जो कनाडा के साथ जो झंझट हो रहे थे उन सबको मिला करके कुछ ऐसी बात करनी है कि अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया, बाइडेन ने साथ नहीं दिया और ट्रंप भी साथ नहीं दे रहे हैं कनाडा के मुद्दे पे। जो भी वहां हुआ, ट्रूडो की जो अपनी जो राजनीति है जिसमें वो हार रहे हैं जीत रहे हैं, वो उनकी व्यक्तिगत या देश परक राजनीति, उसमें भारत को हिस्सेदारी नहीं है। भारत भले क्लेम करना चाहे कि हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जी वहां भारतीयों की संख्या काफी हो गई है और उनमें दो खेमे हैं। उन दो खेमों में, जैसे अमेरिका में दो खेमे हैं, रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट हैं, दोनों तरफ भारतीय हैं। लेकिन पहले भारतीय डेमोक्रेट ज्यादा थे, मोदी जी के आने के बाद रिपब्लिकन ज्यादा हो गए। तो ये जो हमारा जो डायस्पोरा है वो भी काफी इस पर काम कर रहा है, और जब वो जाएंगे तो फिर वो होगा डायस्पोरा को फिर से एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है वो भी एक एजेंडा का हिस्सा होगा कि कैसे डायस्पोरा से बात की जाए। मुझे भी दिखा नहीं कौन, अभी तक अंदाज नहीं कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन शायद इस बार इतना जल्दी हो रहा है कि शायद ना कर पाए, क्योंकि आमतौर पर उसमें 2-4 हफ्ते लग जाते हैं ऑर्गेनाइज करने में, या जी ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो रहा हो तो मुझे अभी तक अंदाज नहीं है। लेकिन वो भी एक उनका छठा हिस्सा हो सकता है, छठा पॉइंट। जी तो सब मिला के हमारी ये जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं, और वो मजबूरी किसी को बता नहीं सकते देश में। और अगर आप कहेंगे तो लोग कहेंगे कि आप उनके उनके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन जो परिस्थितियां जो दिखती हैं, अगर आप उसको उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ सीरियस गड़बड़ियां हैं जिनका निवारण उनको करना है जाके। जी जी। मैं बस एक चलते चलते जो मेरे पास एक मोटे तौर पे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एनआरआई से करीब 140-150 बिलियन यूएस डॉलर का एनुअल वो आता है, और हमारी जो टोटल बजट है वो करीब 550 बिलियन का है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो दर्शकों को समझना होगा कि एनआरआई की रेमिटेंस फॉरेन करेंसी में आती है। बाकी हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हमारे रुपीज में आते हैं। तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है जो यहां से पैसा आ रहा है। तो इसलिए उसकी अहमियत वो भले ही 30% या 28% या 32% जो भी हो, लेकिन चूंकि वो फॉरेन करेंसी में आ रहा है इसलिए उसकी अहमियत हमारे लिए ज्यादा है। बहुत से, मैं आर्थिक मामलों का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मोटे तौर पर उसकी अहमियत हमारी अर्थव्यवस्था में ज्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो हमारे जो ऐसा जो पैसा है जिससे व्यापार चलता है, एक तो पैसा सर्वाइवल के लिए है, जी दूसरा पैसा हमारी जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, उसपे जो पैसा जो घूमता रहता है, उसकी सर्कुलेशन है, उसपे उसकी बड़ी भूमिका है। तो जी उसपे जी भूमिका जो है कई तरह से है। एक तो हम सर्विसेज बेचते हैं, उसका पैसा आता है। गुड्स बेचने का पैसा आता है, जो हम विदेश हमारा व्यापार होता है उससे विदेशी मुद्रा आती है। और जो लोग रेमिटेंस भेजते हैं वो आता है, और कुछ लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो आता है। जो जो भारतीय, जैसे जितने आपने देखा होगा कि जिनके बच्चे बाहर गए, उन्होंने आके माँ के लिए घर बना के दिया, वो घर जो बनता है वो उनके बिना नहीं बन सकता था। जी तो जो जी अभी जो जो अर्बनाइजेशन में जो जो अपार्टमेंट देख रहे हैं आप, जो कॉन्डोज की बात हो रही है, उसमें जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं, उन्होंने उसको कई तरह से उसको एक आकार दिया है। उसकी जो क्वालिटी घरों की क्यों अच्छी हो गई है, आप देखेंगे सब कुछ जी अमेरिकन पैटर्न बन रहा है। उसके जो कॉन्डो का हिसाब सब कुछ अमेरिका सीख के आ रहे हैं हम। तो वो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, संस्कृति की बात है, डिजाइन की बात है, सब कुछ बदलता जा रहा है। तो ये जो है भारत के बदलाव में जो डायस्पोरा हमारा है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो जी हम समझ नहीं पाते। जी और उसमें उसमें जो ये करने जा रहे हैं, वीसा की बात, वीसा हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हमारा वीसा का प्रवाह चलता रहे, H1B वाला काम चलता रहे, और करीब जितने वीसा हमें मिलेंगे हम उतने समृद्ध होते रहेंगे, क्योंकि जी हमारे पास अपना तो कुछ ज्यादा है नहीं। जी लेकिन इससे जो है एक हमारे देश में भी जो स्किल बनती है, वो जो बाहर जाके लोग आते हैं या उससे एक चर्चा होती है, यानी एक स्किलिंग की जो बात है वो एक इकोसिस्टम बनता जाता है। तो अभी ये हमारा इकोसिस्टम है, इसमें डायस्पोरा की भूमिका बहुत बड़ी है, वो बहुत लोग देख नहीं पाते। तो जी ये जो आप कह रहे हैं, मेरा मानना है कि अभी भारत में जो फॉरेन ट्रेड है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा जो स्टार्टअप कल्चर है
उसमें 90% पैसा जो है विदेश का है जी। हमारा कुल 10% भी नहीं है। अगर हम 10,000 करोड़ करते हैं तो विदेशी जो है 1 लाख करोड़ करते हैं। जी। हमारे और स्टार्टअप के लिए पैसा बाहर से आता है। नहीं नहीं, और एक और है, जो लोन सर्विस करते हैं, जो कर्जे पे ब्याज देते हैं, वो भी हमें, उसके लिए एक बहुत बड़ा बफर है जो ये एनआरआई से आपका रेमिटेंस आ रहा है, क्योंकि अदरवाइज आपको अगर खरीदना पड़ेगा ये डॉलर तो आपकी, जिसको कहते हैं, हालत खराब हो जाएगी। नहीं, वो तो मुश्किल हो जाएगी बिल्कुल। जी जी। तो ये चलिए, इसीलिए डायस्पोरा के साथ उनका जो रिश्ता बना वो उन्होंने बनाने की कोशिश की, उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उनको ये उनके लोगों ने समझा दिया होगा कि बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता था। तो आज भी जो है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था बुरी नहीं लग रही है, इसके बावजूद कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, उसकी वजह यही है कि बाहर से कुछ पैसे आ रहे हैं। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई, बातचीत करने के लिए। मेरे ख्याल में अभी एक बार जैसे ही मोदी जी पहुंचेंगे उसके बाद भी हम लोगों को एक 13-14 में एक बार बात करनी होगी, क्योंकि बिल्कुल वहां क्या, जिसको वैसे कहें तो क्या क्या होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। थैंक यू मैं सो मच। देखना चाहूंगा कि क्या उनका जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या कवर भी करता है उसको। जी अक्सर जी करता नहीं जी है। जी जी, जी जी। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश नमस्कार। भाई।